वेलकम एवरीवन। ये कहानी है एक 999 साल के मेल गुमियो की और एक 22 साल की लड़की की। एक तरफ है एक सीरियस पर्सनैलिटी वाला गुमियो जो कि इंसान बनना चाहता है और उसने कभी किसी लड़की की ज्यादा केयर नहीं की, और दूसरी तरफ है एक फन लविंग स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की जिसने कभी भी किसी को डेट नहीं किया। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक एंशिएंट एरा से, जिसमें दिखाया जाता है शिन को, जो कि एक प्रोफेसर है। वो एक जगह बैठा होता है जहाँ ढेर सारी लेडीज होती हैं, और एक लेडी कहती है कि उसे डर है कि कहीं कोई इंसान किसी गुमियो के हाथ न लग जाए, क्योंकि उसे किसी ने बताया है कि एक फीमेल गुमियो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी के भेस में सिटी में घूम रही है और उसे इंसानों का लिवर चाहिए। तो इस पर शिन कहता है कि तब तो उसे यहाँ आना बंद करना होगा, क्योंकि पूरे सिटी की सबसे ब्यूटीफुल लेडीज तो यहीं पर हैं। अगर उनमें से कोई गुमियो हुई तो वो तो अपना लिवर हमेशा के लिए खो देगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो लेडी और शिन एक साथ होते हैं और शिन उस लेडी से कहता है कि अब जो भी होगा वो कल सुबह सब भूल जाएगी। और फिर शिन को सोचते हुए दिखाया जाता है कि बहुत प्रेयर और तपस्या करने के बाद शिन को गॉड इंसान बनने का एक मौका देते हैं। गॉड बोलते हैं कि 100 साल इस दुनिया में शांति और अच्छी तरीके से रहने के बाद उसे एक टेल मिलेगी, और 200 साल बाद उसे एक और टेल मिलेगी। ऐसे ही 900 सालों बाद उसे 9 टेल्स मिल जाएंगी। 300 साल के बाद जब उसके पास 3 टेल्स हो जाएंगी तब उसके अंदर एक रेड मार्बल डेवलप होगा। उसे उस रेड मार्बल को ह्यूमन एनर्जी यानी इंसानी ऊर्जा से ब्लू करना होगा, लेकिन उसे ऐसा 1000 साल पूरे होने और उसकी 10th टेल आने से पहले करना होगा। और अगर शिन ऐसा नहीं कर पाया तो वो इंसान कभी नहीं बन पाएगा। और फिर दिखाया जाता है कि शिन तब से ही ह्यूमन एनर्जी के थ्रू अपने मार्बल को ब्लू करने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तक उसे ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी एनर्जी से वो अपने मार्बल को ब्लू कर सके और इंसान बन सके। और अब 999 साल बीत चुके हैं और सिर्फ 1 साल बचा हुआ है, पर अभी भी शिन को कोई ऐसा नहीं मिला जिसके थ्रू वो अपने मार्बल को ब्लू कर सके और इंसान बन सके। और अब वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका है और अब वो सोचता है कि वो शायद कभी इंसान नहीं बन सकता। इस 21st सेंचुरी में शिन एक रिसर्च प्रोफेसर है और एक राइटर भी। शिन और उसकी टीम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और शिन की एक कलीग सबको बताती है कि उन लोगों को हिस्ट्री के पीछे छुपी स्टोरीज पे वर्क करना है। जैसे कि पहले के टाइम में आम लोगों को हायर अथॉरिटीज के खिलाफ कुछ बोलना अलाउ नहीं था। वो उनके साथ चाहे जो भी करें, लेकिन वो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे। तो शिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी लॉज थे जिनसे आम लोग भी किसी के ऊपर केस कर सकते थे, चाहे वो कोई हायर अथॉरिटीज ही क्यों ना हो। और मैं खुद गवर्नर था उस टाइम पे और मैंने खुद देखा है। इतना कहने के बाद वो रुक जाता है, पर उसके कलीग सोचते हैं कि वो मजाक कर रहा है। उसकी एक कलीग बोलती है कि वो हमेशा ऐसे ही बात करता है जैसे वो पुराने टाइम में रह के आया है, और शायद इसी वजह से उसकी लिखी हुई हर हिस्टोरिक बुक लोगों को इतनी पसंद आई है। फिर बाद में वो शिन से डिनर के लिए पूछती है, पर शिन कहता है नेक्स्ट टाइम। तो वो कहती है कि काफी टाइम हो गया, पर शिन का नेक्स्ट टाइम आता ही नहीं। फिर वो शिन से लिफ्ट मांगती है तो वो मना कर देता है। वो उससे पूछती है कि वो इतना अनसोशल क्यों है और उसकी कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। तो उस पर शिन कहता है कि उसकी एक फ्रेंड है, पर देश की आजादी के बाद उन दोनों का कांटेक्ट टूट गया था। तो वो कहती है कि आप अच्छा मजाक कर लेते हैं, और फिर पूछती है कि शिन किसी को भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व क्यों नहीं होने देता। क्या उसके पास रिलेशनशिप को लेकर कोई बुरी मेमोरीज हैं जो वो भूल नहीं पा रहा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ईदाम को, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और उसका फ्रेंड जिन अपने नए हुए ब्रेकअप की वजह से आंसुओं की नदियां, इनफैक्ट आंसुओं का पूरा समंदर बहा रहा होता है। तो ईदाम उसे बच्चों की तरह रोने के लिए मना करती है और मूव ऑन करने के लिए बोलती है। तभी अचानक उसका फ्रेंड बिल्कुल गुस्से में आ जाता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को श्राप देने लगता है कि उसके सारे बाल झड़ जाए, उसका चेहरा पिंपल्स और रिंकल्स की दुकान बन जाए, उसका मेकअप किट खो जाए, वो सेल्फी लेती रहे और उसका फोन टूट जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर वो वापस से रोने लगता है और चिल्ला चिल्ला कर गाने लगता है कि बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए, क्यों बिछड़ना था जरूरी ये सवाल आए। और फिर अचानक उसे कॉल करने लगता है तो ईदम उसे रोकती है। ईदम की फ्रेंड कहती है कि ये लड़कियों के पीछे कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है और अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। ईदम कहती है कि उसे तो डर है कि कहीं ये एक दिन अपनी किडनी, अपनी आंख सब कुछ ना दे दे। और फिर उसकी फ्रेंड पूछती है कि उसे कहीं बाहर जाना है, क्या वो अकेले उसे संभाल लेगी। तो ईदम कहती है कि अब तो उसका
रोज का ही हो गया है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसका फ्रेंड चलने की हालत में भी नहीं रहता, तो वो उसे खींच के घसीट के लेके जा रही होती है, पर फिर वो उसका वेट उठा नहीं पाती और वो दोनों वहीं गिर जाते हैं। ईदन सोचती है कि मैं इसे यहीं छोड़ दूं क्या, वैसे भी इसे कौन लेके जाएगा। तभी अचानक जिन उठता है और लैम्बोर्गिनी बन जाता है और फरारी के जैसे भागता है और पूरे रास्ते चिल्लाता रहता है। ईदन उसका पीछा करती है और फिर वो देखती है कि वो किसी एक्सपेंसिव कार पे पड़ा हुआ है और उसने उस पर वॉमिट भी कर दिया है, और वो कार होती है शिन की। वो शिन को देखकर सोचती है कि ये इंसान है या साइन बोर्ड। फिर वो शिन को सॉरी कहती है। शिन उसे बहुत पोलाइटली इट्स ओके बोलता है और फिर वो अपने फ्रेंड को लेकर जाने लगती है, पर उसका फ्रेंड कहता है कि उसे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है और उस कार का प्राइस पूछता है। तो ईदन कहती है कि अगर तुम अपने आप को बेच दोगे तो भी इतने पैसे नहीं आने वाले। फिर वो उसे लेकर जा ही रही होती है कि उसका पैर फंसता है और वो गिरने लगती है। शिन उसका हाथ पकड़ता है, तभी ईदम का हाथ शिन के चेस्ट पे बहुत जोर से लगता है और शिन का मार्बल बाहर आ जाता है और सीधा ईदम के मुंह में चला जाता है और फिर वो वहीं बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब ईदम उठती है तो वो खुद को एक बड़े से घर में पाती है और शिन उसके सामने बैठा हुआ होता है। वो शिन से पूछती है कि वो उसे यहाँ क्यों लाया है, तो वो कहता है कि वो जाग ही नहीं रही थी इसलिए उसे यहाँ लाना पड़ा और शिन की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी ईदम के पास है जो उसे वापस चाहिए। तो ईदम पूछती है क्या, तो वो बोलता है कि कल रात उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्बल ईदम के अंदर चला गया है और वो मार्बल उसके पास 1000 साल से था और उसके बिना वो इंसान नहीं बन सकता। और फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो एक गुमियो है, यानी 9 टेल फॉक्स। ईदम सोचती है कि शायद ये कोई पागल है और चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। शिन कहता है कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो वो उससे पूछती है कि मार्बल निकालने के लिए तो क्या उसे वॉमिट करनी पड़ेगी। तो शिन कहता है कि मार्बल उसकी बॉडी में जगह ले चुका है और वो ऐसे बाहर नहीं आएगा। अब उन दोनों को साथ में मिलकर सोचना होगा कि क्या करें। फिर वो कहता है कि मार्बल उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब ईदम को उसके साथ ही रहना होगा। ये सुन के ईदम बिल्कुल गुस्से में आ जाती है और शिन को किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए बोलती है। शिन कहता है कि जब अपनी आंखों से देखोगी तब तो विश्वास करोगी, बस बेहोश मत होना। ईदम पुलिस को कॉल कर ही रही होती है, तभी शिन अपने असली जायंट 9 टेल फॉक्स के रूप में आ जाता है और ये देखकर ईदम बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और फिर वो इतनी तेज चलाती है कि हम व्यूअर्स के ईयरफोन्स ऑलमोस्ट खराब हो जाते हैं और फिर से बेहोश हो जाती है। बाद में जब वो उठती है तो शिन उसे काम डाउन होने के लिए बोलता है और उसके लिए कॉफी बनाने जाता है, पर तब तक ईदम वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में ईदम को लगता है कि शिन उसका पीछा कर रहा है, तो वो दौड़ते हुए अपने घर के अंदर चली आती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। ईदम बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, तभी दरवाजे पे कोई जोर जोर से नॉक करने लगता है। वो और भी ज्यादा डर जाती है, पर फिर उसे अपने छोटे भाई की आवाज आती है और उसे देखकर ईदम कहती है फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में तेरी बहना है। उसका भाई कहता है चल चल अबे। फिर वो उसके लिए डिनर बनाता है और ईदम उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। वो उससे कुछ बताती नहीं कि कहीं वो भी डेंजर में ना फंस जाए। उसका भाई पूछता है कि वो उसके पीछे क्यों घूम रही है, तो ईदम कहती है कि वो रीजन नहीं बता सकती, पर वो बहुत डरी हुई है। तो उसका भाई कहता है कि फिलहाल तो उसकी शक्ल देखकर वो ज्यादा डरा हुआ है। फिर रात में भी ईदम अपने भाई के रूम में चली जाती है और उसे देखकर वो डर जाता है, पर जब ईदम उसे बताने लगती है सारी गुमियो स्टोरी, तभी उसका भाई उसे बाहर निकाल देता है। दूसरे दिन वो बस में होती है, तभी एक रैंडम पर्सन का हाथ गलती से उसके हाथ के ऊपर आ जाता है और फिर हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के पास कुछ रेड कलर की लाइट्स स्पार्क हो रही हैं और तभी ईदम के पेट में बहुत तेज पेन होने लगता है। तो सब लोग सोचते हैं कि उसे अर्जेंटली वॉशरूम जाना है और तुरंत ही उसके लिए रास्ता बना देते हैं। फिर बाद में वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि पता नहीं क्यों पर उसके पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन उसने तो कुछ ऐसा गलत खाया भी नहीं है। तभी उसे याद आता है कि उसके अंदर गुमियो शिन का वही मार्बल है। वो इस बारे में सोच ही रही होती है, तभी उसका एक फ्रेंड मजाक में उसे पकड़ता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। बाद में जैसे ही वो उसे टच करता है उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। उधर शिन को भी कुछ बैड इंट्यूशंस होते हैं, तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो उसे मिलने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हेसन को, जो एक आदमी के साथ पुलिस स्टेशन में बैठी होती है और वो आदमी कहता है कि हेसन ने उसे पर्स से बहुत मारा है। तो हेसन कहती है कि पहले उस आदमी ने ही उसके साथ बदतमीजी की थी। तो वो आदमी उससे प्रूफ मांगता है और कहता है कि वो एक ही शर्त पे वापस लेगा केस अगर हेसन उसके पैर पकड़े और सॉरी बोले। तो हेसन उसके पैर ऐसे पकड़ती है कि फिर उसके पैर चलने लायक ही नहीं रहते। फिर बाद में शिन आके उसे वहाँ से ले जाता है। हेसन उससे उस आदमी की मेमोरीज इरेज करने के लिए बोलती है, तो वो कहता है ये तो तुम भी कर सकती हो। और तब पता चलता है कि हेसन उसकी वही आजादी के टाइम पर
पर बिछड़ी हुई फ्रेंड है। वो भी एक गुमियो थी और वो दोनों एक दूसरे को पिछले 700 सालों से जानते हैं, पर 4 साल पहले वो इंसान बन चुकी है। बाद में वो शिन को बताती है कि जब वो गुमियो थी तो उसका वेट हमेशा मेंटेन रहता था, चाहे वो जितना भी खाए, और उसकी स्किन अपने आप ग्लो करती थी। पर अब जब वो इंसान बन गई है तो उसे अपनी स्किन और बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है। और हम व्यूअर सोच रहे होते हैं कि तो इंसान बनना ही क्यों था। शिन उससे कहता है कि वो भले ही इंसान बन गई है पर अभी भी वो स्टूपिड ही है। हेसन उससे पूछती है कि वो उससे 200 साल बड़ा है और इतना स्मार्ट भी है, तो फिर वो अभी तक ह्यूमन क्यों नहीं बन पाया? क्या उसने ह्यूमन एनर्जी कलेक्ट करना बंद कर दिया है, या फिर वो अभी भी वुमेन को लेके टिकी है और सिर्फ उन्हीं लड़कियों को चूज करता है जो हार्ट टचिंग हो? शिन कहता है तुम बहुत बोलती हो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे ईदम मिलती है। वो शिन से कहती है कि उसके मार्बल की वजह से उसे बहुत पेन हो रहा है। शिन उसे बताता है कि टू बी प्रिसाइज ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे एक ऐसे लड़के ने टच किया होगा जो ईयर ऑफ टाइगर में बॉर्न हुआ हो। टाइगर और फॉक्स एनिमीज होते हैं। शिन का केस तो और भी ज्यादा बुरा है क्योंकि वो कर्स्ड ईयर में बॉर्न हुआ है और सारे ईयर ऑफ टाइगर में बॉर्न हुए मेल्स उसके वर्स्ट एनिमीज हैं। अब क्योंकि उसका मार्बल ईदम के पास है, इसलिए वो जब भी किसी ऐसे मेल पर्सन के कांटेक्ट में आएगी तो उससे बहुत पेन होगा। ईदम पूछती है तो इसका मतलब जब तक मार्बल उसके अंदर है तब तक उसे ऐसे ही पेन होता रहेगा। शिन उसके पास जाता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर ईदम उसे रोकती है। तो शिन कहता है कि सिर्फ उसके टच से ही उसका पेन जा सकता है, और फिर वो ईदम से कहता है कि इसीलिए उसने ईदम को अपने साथ रहने के लिए बोला था। बाद में शिन ध्यान देता है कि जैसे ही उसने ईदम को टच किया वैसे ही उसके मार्बल से ब्लू लाइट स्पार्क हो रही हैं जो कि ईदम के अंदर है। वो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ईदम अपना सामान पैक कर रही होती है शिन के घर जाने के लिए, और अपने भाई को बोलती है कि वो किसी कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही है और उससे अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है क्योंकि वो ये सब उसके लिए ही कर रही है ताकि वो सेफ रहे। वो लोग इस बारे में अपनी मॉम को कुछ नहीं बताते क्योंकि उनका फैमिली मोटो होता है कि अपनी लाइफ खुद से जियो, और वो लोग अपनी मॉम को परेशान भी नहीं करना चाहते थे। उसका भाई कहता है कि उसे ईदम की बिल्कुल फिक्र नहीं है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है इस दुनिया के सारे लड़कों की पसंद पे, और ईदम को तो कोई घास भी नहीं डालने वाला है। फिर वो उसे गुड बाय बोलता है तो ईदम कहती है कि वो जिंदा वापस आने की पूरी कोशिश करेगी। बाद में ईदम बहुत डर रही होती है तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिक शॉक वेपन और पेपर स्प्रे लेके जाती है। फिर वो न्यूज में किसी लड़की का मर्डर केस देख लेती है तो वो और भी ज्यादा डरने लगती है। बाद में शिन को दिखाया जाता है जो अपने हाथ से ब्लड साफ कर रहा होता है, और फिर बाद में ईदम शिन के घर आती है। तभी अचानक स्नोबेल जैसी कैट उसके सामने आ जाती है। वो डर जाती है। फिर बाद में वो अंदर जाने लगती है। उधर शिन उसी ब्लू लाइट के बारे में सोच रहा होता है जो उसके मार्बल से आ रही थी जो कि ईदम के अंदर है। ईदम उसे विंडो के पास देखती है, पर जैसे ही वो सामने देखती है शिन उसके सामने आ जाता है। ईदम का दिल तो डर से ऑलमोस्ट उसके मुंह में आ जाता है। शिन उसे बताता है कि वो अपनी मैजिकल पावर से कहीं भी आ जा सकता है। तो ईदम उसे पूछती है कि अभी ये मैजिक शो दिखाने की क्या जरूरत थी। तो शिन बहुत पोलाइटली कहता है ताकि वो ईदम का सामान उठाने में हेल्प कर सके। तो ईदम कहती है कि इसकी पोलाइटनेस के चक्कर में उसे ऑलमोस्ट यमराज दिखाई दे रहे थे। बाद में वो दोनों फाइनली एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तभी ईदम का सामान गिर जाता है जिसमें शिन को वो पेपर स्प्रे मिल जाता है। तो वैसे तो ईदम ये भी कह सकती थी कि ये लड़कियां रखती हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, बहुत कॉमन है, पर वो कहती है कि वो ये शिन के लिए गिफ्ट लेके आई है क्योंकि उसकी मॉम कहती है कि कभी किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शिन तो उसे कंफ्यूज से रिएक्शन के साथ देख रहा होता है। वो रात में सो रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो देखती है तो बाहर शिन एक बड़े से पॉइंटेड वेपन के साथ खड़ा होता है और वो उसकी तरफ देखता है तो ईदम डर के भागने लगती है। तभी वो देखती है कि एक जगह बहुत सारा ब्लड बह रहा है। तभी उसके सामने शिन आ जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। ईदम बहुत ज्यादा डर जाती है तो शिन उसे बताता है कि वो गार्डन में प्लांट्स की ट्रिमिंग कर रहा था। ईदम उससे पूछती है कि आधी रात को, तो शिन कहता है कि फॉक्स रात में सोते नहीं। फिर वो उसे ब्लड के बारे में पूछती है तो शिन बताता है कि वो ऑक्स ब्लड है जो कि फॉक्स का फेवरेट होता है, तो इसलिए वो रेस्टोरेंट से लेके आया था, पर उसका पैकेज डैमेज हो गया इसलिए वो नीचे गिर रहा था। फिर वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी डर जाती हो, और हंसने लगता है। फिर सोते समय ईदम सोचती है कि अचानक उसका रूममेट एक 9 टेल फॉक्स बन गया है और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और क्या वो अब कभी चैन की नींद ले पाएगी। नेक्स्ट सीन में सुबह दिखाया जाता है कि ईदम घोड़े बेचकर सो रही होती है। इनफैक्ट घोड़े, हाथी, 9 टेल फॉक्स सारे एनिमल्स बेचकर सो रही होती है कि शिन के बार बार बुलाने पर भी नहीं उठती। बाद में जब वो बाहर आती है तो वो शिन के ग्रेट लुक्स को देखकर मेस्मराइज हो जाती है। शिन उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। फिर ईदम खुद से कहती है कि ये सब उस चालबाज फॉक्स का प्लान है और उसे खुद को उसके प्लान में फंसने से बचाना होगा। शिन उसे कहता है कि उसे नहीं पता था कि ईदम को क्या पसंद है, तो वो उसके लिए पूरा मार्केट ही उठा लाया और कहता है कि वो उसके कॉलेज की फीस देगा क्योंकि उसकी वजह से ईदम को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ईदम तो ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है
है और फिर एक्स्ट्रा पैसे मिलने के बाद तो वो खुशी से पागल हो जाती है। बाद में शिन उसे बताता है कि उसे एक बुक इवेंट के लिए बाहर जाना होगा और वो कुछ दिन बाहर ही रहेगा। फिर शिन उसे बोलता है कि तुम काफी खुश लग रही हो। तो ईदम वैसे तो बोलती है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है, पर उसके एक्सप्रेशन से तो पता चल ही रहा है। और फिर शिन अपना पूरा लुक ही चेंज कर देता है। ईदम बिल्कुल शॉक हो जाती है। तो वो बताता है कि इसे शेप शिफ्टिंग कहते हैं और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि रिपोर्टर्स उसे परेशान न करें। ईदम कहती है कि वो तो मल्टी टैलेंटेड है। फिर बाद में ईदम अपनी एक फ्रेंड के फेयरवेल पार्टी में जाती है और उसकी फ्रेंड्स उसके फैशन सेंस की बहुत तारीफ कर रही होती हैं। ईदम की फ्रेंड बोलती है ये इसलिए है क्योंकि उसकी मॉम एक फैशन मैगजीन की एडिटर हैं। वहाँ ईदम को एक टेढ़ा लड़का मिलता है पर ईदम उसे सीधा कर देती है और फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की वार्निंग देती है। फिर उसे एक बदतमीज आदमी मिलता है जो कि ईयर ऑफ टाइगर में बॉर्न हुआ होता है। तो उसकी वजह से ईदम की हालत फिर से बहुत खराब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। वो आदमी उसे लेकर जा ही रहा होता है कि उधर शिन को फिर से कुछ बैड इंट्यूशंस आते हैं और वो सब कुछ छोड़ के वापस आ जाता है और फिर वो ईदम को उस आदमी से दूर करता है। पर जब वो नहीं मानता तो वो उसे एक पंच देता है और वो फ्लाई करता हुआ गिरता है। बाद में जब ईदम को होश आता है तो वो शिन को सॉरी कहती है कि उसके मना करने पर भी वो इतने क्राउडेड एरिया में गई। शिन कहता है कोई बात नहीं, उसका मार्बल और ईदम दोनों ठीक हैं तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है और दोबारा उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और कहता है कि उसे पता है कि ईदम उससे बहुत डरती है और ये नॉर्मल भी है, लेकिन शिन को अपना मार्बल सेफ रखना है इसलिए उन दोनों को साथ में ही रहना होगा। फिर वो उसे केक खाने के लिए देता है और ईदम उससे प्रॉमिस करती है कि वो आगे से कोई भी गलती नहीं करेगी। बाद में ईदम सोचती है कि उसने सोचा था कि ये गोस्ट स्टोरीज वाला घूमियो है पर ये तो फेरी टेल्स वाला घूमियो निकला। बाद में ईदम शिन से पूछती है कि क्या मार्बल सिर्फ उसी को दिखाई देता है, तो वो कहता है हाँ। ईदम उससे मार्बल के कलर के बारे में पूछती है तो शिन उसे बताता है कि वो रेड कलर का है। ईदम पूछती है कि उसने मार्बल निकालने के बारे में क्या सोचा है, तो वो कहता है अभी उसने कुछ सोचा नहीं, पर वैसे भी किसी भी ह्यूमन बॉडी में मार्बल 1 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। फिर ईदम कहती है तो क्या 1 साल बाद वो खुद बाहर आ जाएगा, तो शिन उसे बताता है कि अगर 1 साल में मार्बल को बाहर नहीं निकाला गया तो ईदम की डेथ हो जाएगी और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें ईदम के और भी बहुत सारे फनी और हिडन कैरेक्टर्स के बारे में पता चलेगा और पता चलेगा कि ईदम अपने आप को ईयर ऑफ टाइगर में बॉर्न हुए लोगों से कैसे बचाती है और एंट्री होगी एक नए कैरेक्टर की और शिन के मार्बल का क्या होगा और शिन और ईदन की स्टोरी क्या होगी, ये सब आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट आने तक कीप स्माइलिंग।